ओके, जीन एंड जीन लोकस प्रीवियसली जो जीन के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा था वो आपका फैक्टर था जो कि मेंडल यूज कर रहा था। और कैरेक्टर के लिए जो वर्ड यूज किया जा रहा था वो ट्रेट था। तो ट्रेट्स जो है उनको कंट्रोल करने वाली जो चीज थी वो फैक्टर्स थे जिन्हें अब जीन का नाम दिया जाता है। तो जीन को बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी मटेरियल कहा जाता है। बेसिकली क्रोमोसोम के ऊपर इंफॉर्मेशन जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में होती है। जिस तरह लाइट के अंदर इंफॉर्मेशन जो है, लाइट के अंदर जो एनर्जी होती है वो पैकेट्स की फॉर्म में होती है जिसको फोटोन कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह क्रोमोसोम के ऊपर भी पैकेट्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज नोन एज ए जीन। तो जीन जो है क्रोमोसोम का वो पार्ट होता है जिसके अंदर किसी भी प्रोडक्ट के लिए यानी प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन होती है और वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है या कर सकता है। तो जीन इज दैट पार्ट ऑफ द डीएनए जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है ताकि पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन बना सके। वो प्रोटीन जो है एज एन एंजाइम भी वर्क कर सकती है, वो प्रोटीन जो है एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट भी बॉडी के अंदर, बॉडी का कोई पार्ट भी बना सकती है। तो जीन्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की फॉर्म में, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की फॉर्म में, और वो ट्रांसफॉर्म होती है अमाइनो एसिड के सीक्वेंस की फॉर्म में। और ये पूरा प्रोसीजर जो है जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के अंदर, ये कहलाता है जीन एक्सप्रेशन। तो जीन ही वो पार्ट है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है बाय मेकिंग अ प्रोटीन। किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर एक पर्टिकुलर जीन जो है वो एक खास हिस्से पे मौजूद होती है, उसकी एक फिक्स पोजीशन है। यानी जब भी आप उस जीन को देखना चाहेंगे तो आपको उसी पोजीशन के ऊपर देखना पड़ेगा। तो वो फिक्स पोजीशन जो है वो कहलाता है जीन लोकस। फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है तो इसके ऊपर हाइट की इंफॉर्मेशन जो है वो यहीं पर आपको मिलेगी। तो हाइट को कंट्रोल करने वाली जो जीन है उसकी ये पोजीशन है जो कि हमेशा यहीं रहेगी। आप जब भी क्रोमोसोम के अंदर देखेंगे उस स्पीशी के हाइट की इंफॉर्मेशन यहीं मिलेगी। तो दैट इज नोन एज जीन लोकस। देन देयर आर टू टर्मिनोलॉजीज, एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं और एक हेटेरोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। वो क्रोमोसोम्स के जो किसी भी एक कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने हाइट की बात की, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास हाइट को कंट्रोल करने के लिए एटलीस्ट दो क्रोमोसोम होंगे, दो क्रोमोसोम के ऊपर हाइट की इंफॉर्मेशन होगी। जैसे हमने पाइसम सैटिवम के अंदर पढ़ा था, पी प्लांट के अंदर पढ़ा था, तो उसके अंदर दो क्रोमोसोम से उनके ऊपर सेम जगह पे हाइट को कंट्रोल करने वाली इंफॉर्मेशन लगी हुई थी। तो ऐसे दो क्रोमोसोम्स के जिनके ऊपर एग्जैक्ट लोकस के ऊपर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने की इंफॉर्मेशन लगी हुई होती है वो कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। और इसके अलावा अगर कोई तीसरा क्रोमोसोम मैं यहाँ पर ला दूं जिसके ऊपर हाइट की इंफॉर्मेशन नहीं है, किसी और चीज की इंफॉर्मेशन है, तो ये दोनों क्रोमोसोम जो है ये आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम हैं। लेकिन ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम आपस में हेटेरोलोगस क्रोमोसोम है बिकॉज दे हैव डिफरेंट इंफॉर्मेशन और इनके डिफरेंट लोकस के ऊपर डिफरेंट इंफॉर्मेशन लगी हुई है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो हैं कि जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, दिखने में सिमिलर है, और उनके ऊपर सेम जीन्स जो है वो सेम लोकाई के ऊपर मौजूद है, सेम या सिमिलर। ये मैं समझाता हूँ अभी। और दूसरा वो है कि जो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट क्रोमोसोम है जिनके ऊपर डिफरेंट जीन्स लगी हुई हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाली जीन लगी हुई है। अच्छा, अब अलील का कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैंने बताया कि दोनों के ऊपर हाइट को कंट्रोल करने वाली, इसको हटा देता है, इन दो क्रोमोसोम्स के ऊपर हाइट को कंट्रोल करने वाली जीन लगी हुई है। अब ये इन्फॉर्मेशन सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी टॉल हाइट के लिए इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर भी टॉल हाइट के लिए इन्फॉर्मेशन है, तो ये इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली सेम होगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे टॉल हाइट के लिए इन्फॉर्मेशन हो, यहाँ पे डॉर्फ हाइट के लिए इन्फॉर्मेशन हो, तो अब ये डिफरेंट होगी। तो ये और ये चूंकि आप डिफरेंट इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं, है सेम कैरेक्टर लेकिन डिफरेंट इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं, तो इनको हम अलील्स का नाम देंगे। तो ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन जो है ये हमारे पास अलील कहलाती है। तो यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स डिस्क्राइब किए गए हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनके ऊपर ये जीन लगी हुई है, तीन जीन्स जो है यहाँ पे लगी हुई है, और ये इनके लोकस है। ये लोकस 1 हो गया, ये लोकस 2 हो गया, लोकस 3 हो गया। अच्छा, पहले इस जीन को देख लेते हैं हम। तो ये क्रोमोसोम है और ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है। दोनों के ऊपर सेम पोजीशन के ऊपर सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन लगी हुई है और एक ही अलील लगी हुई है, यानी दोनों के ऊपर डोमिनेंट वाली अलील लगी हुई है। तो ऐसी कंडीशन जो है वो कहलाती है होमोजाइगस। और ये डोमिनेंट अलील है हमें कैसे पता? बिकॉज ये कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट की गई है। एक कोई स्मॉल पी होगा, ये कैपिटल पी है, और एक स्मॉल पी होगा। फॉर एग्जांपल ये कैपिटल पी जो है ये पर्पल के लिए है, तो स्मॉल पी हम किसी और कलर के लिए ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाइट के लिए। तो इस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर पर्पल कलर की अलील लगी हुई है, इसके ऊपर व्हाइट कलर की कोई अलील नहीं है। तो सेम अलील होना इज होमोजाइगस और डोमिनेंट वाली होना तो इज होमोजाइगस डोमिनेंट।
बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे ये दूसरा लोकस है, यहाँ पे किसी कैरेक्टर के लिए इन्फॉर्मेशन लगी हुई है और यहाँ पर भी दोनों जगह सेम अलील लगी हुई है जो कि रिसेसिव अलील है। तो ये होमोजाइगस हो गया फॉर द रिसेसिव अलील। स्मॉल ए किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता है, फॉर एग्जांपल सी सीड के कोड को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। सीड का कोड जो है वो एक हम कैपिटल ए ले लेते हैं और एक स्मॉल ए ले लेते हैं। कैपिटल ए का मतलब पुश ले लेते हैं, स्मॉल ए का मतलब पुश, तो यहाँ स्मॉल ए दोनों जगह लगा हुआ है, तो दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव। और ये हमारे पास तीसरा लोकस है, तीसरे लोकस के ऊपर सेम अलील्स नहीं लगी हुई, ऑल्दो सेम कैरेक्टर को कंट्रोल किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल हम ब्लू और ब्राउन ले लेते हैं, ब्लू के लिए कैपिटल बी और ब्राउन के लिए स्मॉल बी। तो यहाँ पे ब्लू कलर के लिए इंफॉर्मेशन लगी हुई है और यहाँ पे ब्राउन कलर के लिए इंफॉर्मेशन लगी है, तो एक अलील डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। ये कंडीशन हेटेरोजाइगस कहलाती है। देन वी हैव डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल। हमें कैसे पता लगा कि डीएनए ही जो है हमारे पास वो हेरिडिटरी मटेरियल है? तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो ही चीजों के बने हुए होते हैं। क्रोमोसोम जो है वो दो ही चीजों के बने हुए होते हैं मेनली। उसके अंदर एक डीएनए होता है जो कि 40% हमने पढ़ा, और एक प्रोटीन्स होती हैं जो कि 60% होती है। आरएनए सिर्फ वहां पर फॉर्म होता है, आरएनए उसका जो है ना वो पार्ट नहीं होता, कंसिस्टेंट पार्ट नहीं होता। तो या तो इन्फॉर्मेशन जो है वो इस डीएनए के अंदर है या फिर इन्फॉर्मेशन प्रोटीन में, क्योंकि हमें पता है कि क्रोमोसोम्स जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल कैरी करते हैं, तो इनमें से किसी एक चीज के अंदर इन्फॉर्मेशन है। तो दो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि प्रूव करते हैं कि डीएनए जो है हमारा वो हेरिडिटरी मटेरियल है। बहुत आसान से एक्सपेरिमेंट है। तो पहला हमारे पास ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया होता है, इसकी दो वैरायटीज हैं। एक वैरायटी वो है कि जिसके पास कैप्सूल नहीं है, जिसके पास अच्छा कैप्सूल जो है वो बैक्टीरिया को एडिशनल जो है ना वो प्रोटेक्शन या जिसे कहते हैं कि उसके लिए एक एडिशनल हथियार होता है। तो कैप्सुलेटेड जो है हमारे पास वो स्मूथ वैरायटी कहलाती है, ठीक है, और ये वेरिलेंट होता है, यानी ये खतरनाक होता है। जबकि जो नॉन कैप्सुलेटेड वैरायटी है वो आर टाइप है, इसे रफ टाइप भी कहते हैं, ये नॉन वेरिलेंट होता है। तो एस टाइप जो है जिसके ऊपर कैप्सूल है, कैप्सूल की वजह से उसके पास एडिशनल प्रोटेक्शन आ गई, एडिशनल प्रोटेक्शन आने की वजह से वो हो गया खतरनाक। जबकि जो स्मूथ जो रफ वाला है जो कि नॉन कैप्सुलेटेड है, कैप्सूल नहीं है, तो उसके पास ताकत कम है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने सबसे पहले एक माइस लिया और उसके अंदर इंडिविजुअली एक एक को डाल के देखा। जब आप आर टाइप डालेंगे यानी रफ टाइप डालेंगे तो रफ टाइप जो कि खतरनाक नहीं होता, तो चूहे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। जबकि जब आप एस टाइप डालेंगे तो चूहा मर जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने एस टाइप इंजेक्ट किया तो चूहा जो है वो मर गया। जब इन्होंने आर टाइप इंजेक्ट किया तो चूहे को कुछ नहीं हुआ। तो ये तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं। दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने क्या किया, दोनों स्ट्रेंड्स को हीट किया, हीट के जरिए किल किया हाई टेम्परेचर के जरिए, और फिर दोनों को जो है वो बारी बारी भी डाल सकते हैं और आप दोनों को साथ भी डाल सकते हैं। तो दोनों को साथ भी डालेंगे या दोनों को बारी बारी भी डालेंगे तो चूहे को कुछ नहीं होगा, बिकॉज आर टाइप तो वैसे ही कुछ नहीं करता और एस टाइप जो है वो हीट से आपने किल कर दिया, तो दोनों को किल कर दिया, तो वो चूहे के अंदर उन्होंने कुछ नहीं किया। देन इन्होंने क्या किया, एक को किल किया और दूसरे को जो है वो सलामत रखा। इन्होंने एस टाइप जो था जो कि स्मूथ टाइप था कैप्सुलेटेड जो कि खतरनाक वाला था, उसको इन्होंने जो है वो हीट किल किया, जबकि आर टाइप जो है वो इन्होंने सलामत डाल दिया। तो अब की बार चूहे को मरना नहीं चाहिए था, बिकॉज आर टाइप जो है वो ऑलरेडी बीमारी कॉज करता ही नहीं है, और जो एस टाइप था उसे हीट किल कर दिया था, तो लेकिन स्टिल चूहा मर गया। तो इसमें इन्होंने ये अज्यूम किया कि या तो आर टाइप जो था वो किसी तरह से वेरिलेंट हो गया था, या जो एस टाइप था वो किसी तरह से अंदर जाके अलाइव हो गया था। तो ये दो चीजें हैं जो कि इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में कंक्लूजन में आई थी। ग्रिफिथ जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सका था कि क्या हुआ था, लेकिन फिर आगे जाके कुछ और लोगों ने इसी एक्सपेरिमेंट को जो है वो रिपीट किया था, तो उससे उन्हें पता लगा। ठीक है, तो हमने लास्ट क्या बात की थी, जब एस टाइप जो हीट किल एस टाइप इंजेक्ट किया तो कोई इल इफेक्ट नहीं आया। देन अलाइव आर टाइप, तो आर टाइप को अलाइव और हीट किल एस टाइप डाला तो चूहा जो है वो मर गया। तो अजम्पशन क्या थी कि या तो जो हीट किल एस टाइप है वो समहाउ जिंदा हो गया है, या फिर जो आर टाइप है वो समहाउ एस टाइप जो है वो बन गया है। तो वो फिनोमेना कि जिसके अंदर कोई बैक्टीरिया जो है, कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो चेंज हो जाता है बाय पिकिंग अप समथिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट, तो वो कहलाता है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये प्रोसीजर के जिसके अंदर जो आर टाइप बैक्टीरिया था वो एस टाइप बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया बाय टेकिंग अप द डीएनए या जेनेटिक मटेरियल जो कि एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद था। तो ये प्रोसीजर जो है ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। 16 ईयर्स लेटर
ये 3 लोग थे जिन्होंने आइडेंटिफाई किया कि वो कौन सी चीज थी जिसने आर टाइप जो है उसको एस टाइप के अंदर ट्रांसफॉर्म किया था, यानी जिसने नॉन वेरिएंट को वेरिएंट बनाया था। इन्होंने यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया और इन्होंने साथ में जो है वो एक एंजाइम डाल दिया जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज जो है वो डीएनए को ब्रेक डाउन कर देता है। जब डीएनए ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी लॉस हो जाएगी। तो जब आपने ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया और साथ में ये एंजाइम डाल दिया तो चूहा जो है वो जिंदा रहा। इसका मतलब ये है कि आर टाइप जो है वो एस टाइप के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सका बिकॉज डीएनए जो था, जो कि एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल था, उसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि इंफॉर्मेशन प्रोटीन्स के अंदर नहीं होती बल्कि डीएनए के अंदर होती है, जो कि हेरिडिटरी मटेरियल के तौर पर बिहेव करता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने बैक्टीरियोफेज को इस्तेमाल किया। कोई भी बैक्टीरियोफेज जो होता है उसके पास दो ही मेन चीजें होती हैं, एक उसका प्रोटीन कोट होता है जो कि कैप्सिड कहलाता है, और दूसरा जो है वो उसके पास कोई जेनेटिक मटेरियल होता है। बैक्टीरियोफेज के पास जो है वो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। तो बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है वो अटैक करता है बैक्टीरिया को। इसकी दो तरह की साइकिल होती है, एक लाइटिक साइकिल होती है और एक लाइसोजेनिक साइकिल होती है। लाइटिक साइकिल के अंदर ये अपनी कॉपीज बनाता है अर्ली और सेल्स को, बैक्टीरिया के सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर इसका डीएनए जो है वो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो जिस पॉइंट भी एक्सपेरिमेंट किया गया था उस पॉइंट पे नहीं बताता कि बैक्टीरियोफेज का कौन सा हिस्सा जो है वो जाकर अटैक करता है, वो जाकर अपनी कॉपीज बनवाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने ये फाइंड आउट किया कि बैक्टीरियोफेज का जो हिस्सा अंदर जाकर वो करवाता है, अपनी कॉपीज बनवाता है, वो असल में डीएनए होता है। और ये अगेन प्रूव करता है कि डीएनए जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल है। इन्होंने बारी बारी क्या किया, मैंने बताया कि दो चीजें हैं, एक उसका प्रोटीन कोट है, ठीक है, और एक उसका डीएनए है, ठीक है। तो इन्होंने बारी बारी जो है प्रोटीन कोड को और डीएनए को लेबल किया। किस चीज से लेबल किया, इन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से जो है वो लेबल किया। डीएनए के अंदर प्रोटीन, डीएनए के अंदर फॉस्फेट होता है, तो इन्होंने रेगुलर फॉस्फेट की जगह जो है वो रेडियो एक्टिव फॉस्फेट, और जो प्रोटीन होती है उसके अंदर सल्फर होता है, तो इन्होंने नॉर्मल सल्फर की जगह रेडियो एक्टिव सल्फर उसके अंदर ऐड कर दिया। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस इसलिए ऐड किए जाते हैं ताकि आप इन्हें डिटेक्ट कर सकें, उनकी लोकेशन फाइंड आउट कर सकें। इसी तरह से आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी फाइंड आउट किया गया था। आप ऐसे अमाइनो एसिड डाल दें जो कि रेडियो लेबल है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस हो कहाँ रहा है। तो इसी तरह से हमें पता लगा कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, या ये जो आपके वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस होता है बिकॉज वहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं। तो ये रेडियो लेबल्ड मटेरियल की मदद से होता है। तो इन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने जो प्रोटीन कोड था, सल्फर जो है, सल्फर जो उसके अंदर मौजूद था उसको इन्होंने रेडियो एक्टिव रेडियो लेबल सल्फर से रिप्लेस कर दिया। तो जब इन्होंने बैक्टीरियोफेज को छोड़ा, बैक्टीरियोफेज ने जाके अटैक किया, तो लाइटिक साइकिल कंप्लीट होने से पहले इन्होंने उसको हिला के देखा, सेंट्रीफ्यूज करके देखा जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये हो रहा था। तो इन्हें दो एरियाज मिले, एक ये फ्लूइड था ऊपर और दूसरा हिस्सा नीचे जो जमा हो गया था उसे इन्होंने पैलेट का नाम दिया। पैलेट के अंदर जो है वो सेल्स मौजूद थे और बाकी के अंदर जो है वो फ्लूइड मौजूद था। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्हें जो रेडियो एक्टिविटी मिली, जो रेडियो लेबल इन्होंने जो सल्फर डाला था वो इन्हें जो मिला वो इस फ्लूइड के अंदर मिला। पैलेट के अंदर इन्हें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, यानी सेल्स के अंदर जो है वो सल्फर दाखिल नहीं हुआ। जबकि दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने इसका जो डीएनए था उसको लेबल किया, उसके अंदर फॉस्फेट डाला रेडियो एक्टिव, उसको फिर अटैक करने दिया बैक्टीरिया के ऊपर, फिर सेंट्रीफ्यूज किया, तो फिर अगेन इन्हें दो एरियाज मिले, एक पैलेट और एक दूसरा ऊपर फ्लूइड। तो इस बार जो रेडियो एक्टिविटी मिली वो पैलेट के अंदर मिली जहाँ पे एक्चुअली सेल्स मौजूद थे बैक्टीरिया के, और इन बैक्टीरिया के सेल्स के अंदर जो है वो रेडियो एक्टिव रेडियो लेबल जो फॉस्फोरस था वो मौजूद था। इसका मतलब यह है कि वो चीज जो बाहर रह गई वो प्रोटीन कोड था, वो प्रोटीन कोड जो है वो सेल के अंदर दाखिल नहीं हुआ बैक्टीरिया के, और जो चीज अंदर चली गई वो डीएनए था जिसने आगे जाकर मजीद जो है वो कॉपीज बनाई आपकी। तो डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन कोड, क्योंकि प्रोटीन कोड बाहर रह गया था और इसके जरिए अगर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती तो ये प्रोटीन कोड लाजमी अंदर जाता और इन्हें जो रेडियो लेबल वो मिलते, सल्फर मिलते, वो इस पैलेट के अंदर मिलते हैं। वॉटसन एंड क्रिक का जो मॉडल था डीएनए के बारे में, तो उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि डीएनए जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर जो है वो दो धागे बने हुए हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। डबल हेलिक्स है ये, 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं इसके अंदर, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। और बेस पेयरिंग का एक रूल है
कि एडेनिन जो है वो बॉन्ड बनाता है थायमीन के साथ, जो कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और ग्वानिन जो है वो बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। तो पूरे डीएनए के अंदर यही होता है, जहाँ पे इधर एडेनिन होगा तो यहाँ पे थायमीन होगा, इधर ग्वानिन होगा तो सामने साइटोसिन होगा। तो यही 4 बेसेस जो है ये पूरा का पूरा डीएनए बनाते हैं। और यही जो बेस पेयरिंग है ये डीएनए की रेप्लिकेशन के बारे में भी हमें बताती है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है उसके अंदर यही होता है कि ये जो बेस पेयरिंग है ये रूल फॉलो होता है। अच्छा, डीएनए की रेप्लिकेशन जरूरी क्यों है? बिकॉज एक सेल से जब 2 सेल बनते हैं तो दोनों के अंदर एग्जैक्ट जेनेटिक मटेरियल जाना होता है, पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल जाना होता है। तो इसके लिए आपको जो जो ओरिजिनल सेल है, जो पेरेंट सेल है, उसके अंदर का डीएनए कॉपी करना पड़ेगा, ताकि जब भी सेल डिवीजन हो, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे वो मेयोसिस हो। मेयोसिस के अंदर तो यह है कि सेल डिवीजन के दौरान जो है वो क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, बट स्टिल डीएनए जो है वो पूरा का पूरा जाता है, डीएनए कॉपी होता है, क्योंकि क्रोमैटिड्स जो है वो कॉपी होते हैं। तो जब भी सेल डिवीजन होगी 2 सेल्स बनेंगे और उन 2 सेल्स के अंदर जो है वो सेम अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल जाएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन कहीं पर लॉस ना हो। तो इसके लिए यू हैव टू कॉपी द डीएनए। और ये किस पॉइंट के ऊपर होता है? मियोसिस या माइटोसिस से पहले जो इंटरफेज होता है उसके एस फेज के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। एंड ऑब्वियसली किसी भी प्रोसीजर की तरह इस प्रोसीजर के अंदर भी कुछ ना कुछ एंजाइम्स, कुछ ना कुछ एडिशन प्रोटीन्स की जरूरत होती है। डीएनए की रेप्लिकेशन के हवाले से 3 तरह की थ्योरीज जो है वो प्रपोज की गई हैं, 3 तरह के मॉडल्स हैं जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन के हवाले से बताए गए हैं। पहला हमारे पास है कंजर्वेटिव मॉडल। कंजर्वेटिव मॉडल बड़ा आसान है। दिस इज द डीएनए जो कि ओरिजिनल डीएनए आपका, ठीक है, ये इसके 2 धागे हैं। अगर आपके पास एक नया डीएनए बनता है, ये नया डीएनए, ये मैंने अलग कलर से इसलिए बनाया ताकि हम आसानी से पता कर सकें। तो अगर आपके पास एक नया डीएनए बनता है तो अब आपके पास एक डीएनए से 2 डीएनए हो गए। जो पुराना डीएनए है वो एज इट इज सलामत है, उसके दोनों धागों के अंदर कोई चेंज नहीं आया, और नया डीएनए जो है वो बिल्कुल ही नया बना है। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिव मॉडल, कि इसके अंदर जो ओरिजिनल डीएनए था वो कंजर्व रहा, वो सही सलामत रहा, उसके अंदर कोई तब्दीली, कोई चेंज नहीं आया, और बिल्कुल ही ताज़ा एक नया डीएनए फॉर्म हुआ है। दिस इज कंजर्वेटिव मॉडल। जबकि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या कहता है? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के अंदर अगर ये ओरिजिनल डीएनए था तो जब डीएनए से 2 डीएनए बनेंगे तो इसके 2 धागे सलामत नहीं रहेंगे, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे और हर धागा अपने अराउंड एक नया धागा फॉर्म करेगा। दिस इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और एक तीसरा मॉडल है जो कहलाता है डिस्पर्सिव मॉडल। डिस्पर्सिव मॉडल के अंदर क्या होगा कि कुछ ऐसी हालत रहेगी, जो 2 डीएनए बनेंगे ठीक है, ये डीएनए आपस में, ये एक डीएनए है और ये दूसरा डीएनए है। तो जो 2 डीएनए बनेंगे उनके अंदर मिक्सचर होगा। इस डीएनए के अंदर भी पुराने और नए डीएनए का मिक्सचर है और इस डीएनए के अंदर भी पुराने और नए डीएनए का मिक्सचर है। यानी सेमी कंजर्वेटिव में तो पूरा एक धागा जो है वो नया था, एक धागा पुराना था। इसके अंदर जो दोनों धागे हैं उनके अंदर नया पुराना मिक्सचर होगा। तो ये 3 मॉडल हैं डीएनए रेप्लिकेशन के। इसमें जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है रेप्लिकेशन का। सो दिस इज कंजर्वेटिव। ये हमारे पास डीएनए के धागा है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था वो नाइट्रोजन की मदद से किया था। डीएनए के अंदर नाइट्रोजन होता है और इसके अंदर भी इन्होंने हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया। तो नाइट्रोजन का N14 वाला जो आइसोटोप होता है वो नॉर्मल है, और जो N15 वाला जो आइसोटोप है वो हैवी आइसोटोप है। तो एक हमारे पास ये डीएनए है जिसके अंदर दोनों धागे जो है वो N15 से बने हुए हैं, और एक इसके अंदर ये डीएनए है कि जिसके अंदर दोनों धागे N14 से बने हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो N15 वाला आपस में अपना ही रहा, ठीक है। जो इसके सामने नया डीएनए बना है वो पूरा का पूरा जो है वो N14 का बना हुआ है, और इस N14 के सामने जो है वो N14 का ही बना हुआ है। तो जो पुराना डीएनए था वो एज इट इज सलामत रहा और नया डीएनए जो है वो सेपरेटली बना है। दिस इज कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के अंदर अगर हम देखें, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में देखें तो ये हमारे पास डीएनए था, सिंपल डीएनए था जो कि N14 या N15 में से किसी का भी हो सकता है। देन जो नए डीएनए बने हमारे पास उसके अंदर एक डीएनए जो है उसके अंदर एक धागा जो है वो N14 है और एक धागा N15 है। इसके अंदर भी एक धागा N14 है और एक धागा N15 है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके अंदर भी ऐसा ही है। अब इसमें से इस डीएनए को अगर दोबारा रेप्लिकेशन करने दें तो ये अपने अराउंड
एक डीएनए बनाएगा कि जिसके अंदर एक धागा N14 और N15 होगा और दूसरे के अराउंड दोनों N14 के स्ट्रैंड्स बनेंगे। एंड देन दिस इज द डिस्पर्सिव मॉडल, जिसके अंदर अगर आप देखें तो कुछ डार्क एरियाज हैं, कुछ लाइट एरियाज हैं, कुछ लाइट एरियाज हैं, कुछ डार्क एरियाज हैं, यानी इसके अंदर मिक्सचर बन रहा है। इसकी बेहतर अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं, सो दिस इज एन इमेज, सो दिस इज द स्टार्टिंग डीएनए। इसका ये वाला धागा अलग हो जाएगा, अपने अराउंड एक नया धागा बना रहा है, और ये वाला धागा अलग हो गया, अपने अराउंड एक नया धागा बना रहा है। अच्छा, अब देखें ये जो पुराना डीएनए है ये एज इट इज कंजर्व है, और ये जो नया डीएनए है वो अलग बना है। सो दिस इज कंजर्वेटिव मॉडल। जबकि इसके अंदर देखें तो जो नए डीएनए बने हैं उसके अंदर हर डीएनए में एक धागा पुराना, एक धागा नया, एक धागा पुराना, एक धागा नया, और इसके अंदर अगर देखें तो मिक्सचर आ रहा है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा N14 को, ये रिप्रेजेंट, ये जो डार्क वाला बन रहा है ये N15 को रिप्रेजेंट करेगा। बिल्कुल इसी तरह ये इमेज है, इसके अंदर भी कंजर्वेटिव, दिस इज द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ये दोनों पिंक थे, नया डीएनए जो बना है उसके अंदर एक पिंक और एक ब्लू, एक पिंक और एक ब्लू है। कंजर्वेटिव मॉडल में पिंक अपनी जगह सलामत रहा, ब्लू बिल्कुल नया डीएनए बना है, और डिस्पर्सिव मॉडल के अंदर जो है ये दोनों मिक्सर के फॉर्म में बने हैं।